चलो पढ़ना शुरू करें, जल्दी से निपटा दो फिर खाने को। पढ़ना स्टार्ट करें भाई। एक रिवीजन लेते हैं कल तक का जो पढ़ा था। एक इंपॉर्टेंट टॉपिक, कल क्या पढ़ रहे थे हम? भारत के राष्ट्रपति, प्रेसिडेंट्स ऑफ इंडिया। आज के अखबार की पहली न्यूज़ क्या थी हर अखबार में? हाँ, श्रीमती द्रौपदी मुर्मू कौन से इलेक्शन में और कौन से नंबर की? 15वीं नंबर की प्रेसिडेंट ऑफ इंडिया और फर्स्ट एसटी और सेकंड वुमेन। क्योंकि पहली महिला कौन बन चुकी? पहली महिला बन चुकी प्रतिभा देवी सिंह पाटिल। प्रतिभा पाटिल कब से कब तक तुम्हारी राष्ट्रपति थी? अब जो बैठे हैं ये 2000 कब बने थे? 17, 22 में हट गए। इससे पहले वाले 12 से 17, उससे पहले वाले 7 से 12। यही तो थी प्रतिभा देवी सिंह पाटिल, प्रणब मुखर्जी और ये रामनाथ कोविंद। 2022 से कब तक के लिए आ गई है? 27। अब ये 5 साल, अब 25 तारीख को जिस दिन ये शपथ लेंगी, ये किसका रिकॉर्ड तोड़ने वाली हैं? नीलम संजीव। उनका रिकॉर्ड 64 साल 2 महीने। क्योंकि जब उन्होंने शपथ ली वो मई का बर्थ था उनका, इनका बर्थ कब का है? जून का। तो ये पिछले महीने 64 साल और 1 महीने की हो गई। तो अब ये यंगेस्ट में गिनी जाएंगी 25 के बाद कि भारत की सबसे युवा राष्ट्रपति कितने साल की बन गई? 64 साल 1 महीना। 77 से और 2022 में 45 ईयर्स हो गए। 45 ईयर्स पुराना रिकॉर्ड तोड़ दिया इन्होंने। एक तो पहली एसटी है, ट्राइब से बिलोंग करने वाली, दूसरी महिला है और तीसरा रिकॉर्ड इनका यंगेस्ट बन गई अब तक की इंडिया में। हम लोगों ने प्रेसिडेंट ऑफ इंडिया के बारे में बहुत सारी चीजें जान ली। आज इस टॉपिक को फाइनली खत्म करने की कोशिश करते हैं, इसकी पावर्स के बारे में बात कर लेते हैं। अब ध्यान से सुनो और समझो, उसके बाद ये टॉपिक किताब से आसान लगेगा। और इस साल करंट अफेयर्स में प्रेसिडेंट आना ही आना है, चाहे वो डायरेक्ट इनडायरेक्ट कैसे क्वेश्चन पूछे, हमें आना चाहिए। इसकी पहली पावर ध्यान से सुनो, इसका सबसे बड़ा काम है देश में जितनी नियुक्तियां होंगी, जितनी बड़ी बड़ी अपॉइंटमेंट्स होंगी, सब कौन करेगा? प्रेसिडेंट ऑफ इंडिया। चाहे अगला सीजेआई अगस्त सितंबर में बनेगा, उसके अलावा देश में जितनी बड़ी पोस्ट हैं, अगला पीएम भी देखना तुम, उनको शपथ यही दिलवाएंगे। अब कौन? द्रौपदी मुर्मू। क्योंकि अगला पीएम 2024 में रिपीट हो चाहे नया बने, शपथ तो इन्हीं के सामने लेगा। पीएम से लेके पूरे की पूरी मंत्री परिषद, जिसे आप कहते हैं काउंसिल ऑफ मिनिस्टर्स, सबकी शपथ अब ये महिला दिलवाएंगी। क्योंकि आपके देश में इलेक्शन होना है 2024 में और मुर्मू बैठने वाली है 2027 तक। तो अगला पीएम जो भी होगा, जो भी काउंसिल ऑफ मिनिस्टर्स में रेल मंत्री, वित्त मंत्री, जितने मंत्री बनेंगे, वो सब आके कागज पढ़ेंगे। उनके एक साइड द्रौपदी मुर्मू खड़ी होंगी, उनकी जगह खाली होगी। यानी हर एक को शपथ दिलाने का काम कौन करता है? भारत का राष्ट्रपति। इसके अलावा देश में सुप्रीम कोर्ट और हाई कोर्ट में जितने भी जजेस बनेंगे, उन सबकी नियुक्ति के कागज पर इनके साइन होंगे, प्रेसिडेंट ऑफ इंडिया के। वो जाके शपथ राज्य वाले अपने राज्य में लेंगे, लेकिन इन सबके कागज, जो नियुक्ति के पत्र होते हैं, अपॉइंटमेंट का लेटर, उस पर स्टैंप और साइन किसके चलेंगे? प्रेसिडेंट के। जो सुन नहीं रहे हो ना, तुम्हें समझ में नहीं आएगा बाद में। देश में बहुत बड़ी बड़ी पोस्ट होती हैं, बहुत सारी बड़ी बड़ी पोस्ट, जैसे कैग है, कंट्रोलर एंड ऑडिटर जनरल। मैंने कंट्रोलर नहीं कहा, मैंने बोला कंट्रोलर एंड ऑडिटर जनरल। बहुत बड़ी पोस्ट होती है। तुम्हारे मेरे दिए पैसे का सही इस्तेमाल हुआ कि नहीं हुआ, ये उस पर रिपोर्ट बनाता है। तो कैग नया जो भी बनेगा, कौन है आजकल कैग? इसी सरनेम का है जिसकी राष्ट्रपति बन गई। किस सरनेम की बनी है? मुर्मू। तो एक मुर्मू ऑलरेडी हमारे देश में बड़ी हस्ती हैं, वो कैग हैं। वो कैग मतलब कंट्रोलर एंड ऑडिटर जनरल। ये जो मुर्मू है ना, अब ये देश में 2 बड़ी पोस्ट पर बैठ गए। राष्ट्रपति भी मुर्मू हैं और देश के कैग भी मुर्मू हैं। इसके अलावा देश में जितनी बड़ी चीजें तुमने सुनी हैं, उन सबकी नियुक्ति करने में किसका हाथ रहेगा? प्रेसिडेंट ऑफ इंडिया। चाहे वो हाई कमिश्नर्स हो, एम्बेसडर्स हो, देश के राज्यपाल नए बनाने पड़े, नए पीएम की नियुक्ति करेंगी, उनको शपथ दिलाएंगी। जितने 5 साल में बड़ी बड़ी पोस्ट पे नियुक्तियां होंगी, वो सब आपकी प्रेसिडेंट मुर्मू करेंगी। पहला इंपॉर्टेंट पॉइंट। दूसरा इंपॉर्टेंट पॉइंट, इसके अलावा जो भी इन 5 सालों में क्या बनेंगे नए, वो कानून पहले विधेयक बनेंगे। और विधेयक 2 तरह के होते हैं, मनी बिल और ऑर्डिनरी बिल, साधारण विधेयक और धन विधेयक। और आप जानते हैं धन विधेयक पेश करने से पहले किसकी प्रायर परमिशन ली जाएगी? प्रेसिडेंट ऑफ इंडिया। यानी 2022 में 25 तारीख के बाद अगर कोई भी मनी बिल आता है, चाहे वो हमारे विंटर सेशन में हो, अगले साल बजट की बात करें, क्योंकि बजट तो बेसिकली है ही मनी बिल। बजट तो पैसे का कामकाज है ना, तो पैसे का कामकाज कौन से बिल में आएगा? मनी बिल। यानी अब के बाद जितने मनी बिल आएंगे, वो सब पहले किसके टेबल पर जाएंगे? प्रेसिडेंट ऑफ इंडिया मुर्मू, द्रौपदी मुर्मू की टेबल पर। अगर ये उसको कहेंगी, परमिशन देंगी कि इसको पेश कर दो, तो पेश होगा, वरना पेश भी नहीं होगा। इतनी पावरफुल पोस्ट है ये। साधारण विधेयक इनसे पहले नहीं पूछना, लेकिन लोकसभा से पेश, पारित, बहस करके निकाल के राज्यसभा से फाइनली किसके पास जाएगा? प्रेसिडेंट ऑफ इंडिया। और इनकी ये पावर होगी कि ये पहली बार में कह देंगे मुझे ठीक नहीं लग रहा, बिल पे वापस विचार करो। इतनी पावर होगी मुर्मू की कि पीएम मोदी वाली फाइल को वापस भिजवा सकती हैं ये। लेकिन अगर यहां से फाइल सेकंड टाइम निकल जाएगी, तो फिर ये क्या होंगी? बाध्य। यानी सेकंड टाइम में बाध्य है, वरना मना कर सकती हैं पहली बार में, सस्पेंसिव वीटो के चलते। तो आपके राष्ट्रपति को कानूनों में पावर है, इनके साइन के बिना कानून नहीं बनेगा। इनका एक साइन इतना कीमती है कि मोदी जी चाहते हैं कि कानून बने, लेकिन अगर मुर्मू के साइन नहीं है तो वो कानून बन नहीं सकता। पर इससे ये मत सोचो कि इनकी मर्जी चलेगी, क्योंकि तुम्हारे कॉन्स्टिट्यूशन ने कहा है कि राष्ट्रपति को किसकी सलाह से काम करना है? मंत्रिपरिषद। और इसका मुखिया कौन है तुम्हारा? तो बस ये कहने की बातें हैं, पर सुनने में अच्छी लगती है कि देश के राष्ट्रपति को इतनी पावर है, इसलिए मैं सुना रही हूँ, तुम सुन रहे हो, और किताब वाले लिख रहे हो, पेपर वाले पूछेंगे, तो हमें पता हो ये सारी पावर्स हैं। इसके अलावा इनके पास एक बहुत
बड़ी पावर है अध्यादेश की पावर। अध्यादेश तुम्हें एक दिन मैंने समझाया था, ऑर्डिनेंस। जब कानून उल्टा बने, कानून बनता है लोकसभा राज्यसभा से कागज राष्ट्रपति, लेकिन कोई कोई कागज सीधे कहां से निकलता है? राष्ट्रपति से, और फिर ये कहां जाता है? लोकसभा और राज्यसभा। इसे विधेयक ना कह के क्या कह देते हैं? अध्यादेश। इसको लाने में भी हाथ किसका होता है? मंत्रिपरिषद। अगर कभी BMW यानी बजट सेशन, मॉनसून सेशन और विंटर सेशन ना चल रहा हो, मान लीजिए सितंबर में कोई सेशन नहीं होगा और अब आने वाले सितंबर में कोई जरूरत पड़े कि तुरंत से कानून बनाओ, तो कानून के लिए तो बैठक होनी जरूरी है, बैठक है नहीं। अब बैठक होगी नवंबर में, तो सितंबर में आपके देश की मंत्री परिषद और PM मिलके आपके राष्ट्रपति को कहेंगे, मैम आप क्या लेकर आ जाइए? अध्यादेश। आपके ऑर्डर पे साइन कर दीजिए, हम इसको कानून मान लेंगे। और ये ऑर्डर तुम्हारे मेरे लिए ऑर्डर ही है, बस इसका नाम ऑर्डिनेंस है। लेकिन जब भी इनकी बैठक बैठेगी, बैठक बैठने के कितने दिन? 42 डेज। कितने वीक्स हो गए ये? 6 वीक। 6 7 42, 6 हफ्ते के अंदर ये फाइल पेश करा के यहां से पारित करानी पड़ेगी। अगर फाइल पेश करके पारित नहीं हुई तो फिर यह अध्यादेश खत्म माना जाएगा। आज तक तुम्हारे देश में RRB चल रहे हैं, रीजनल रूरल बैंक, जैसे हरियाणा ग्रामीण बैंक, क्षेत्रीय ग्रामीण बैंक होते हैं। ये 2 अक्टूबर 1975 को पहला बैंक बना था, प्रथम नाम से, इमरजेंसी में, तब राष्ट्रपति ने डायरेक्ट बनवाया था और आज तक 2022 तक चल रहा है। यानी ये पहले ऑर्डिनेंस रहा होगा, बाद में इसको किसने पास कर दिया होगा? लोकसभा और राज्यसभा। इसलिए ये कानून बन गया। क्या ये पॉइंट समझ में आ गया? सारी बड़ी चीजें इस राष्ट्रपति की मर्जी के बिना नहीं हो सकती। अब ये जो मुर्मू बन गई है ना, द्रौपदी मुर्मू, आपकी 3 बहुत बड़ी चीजें, एयरफोर्स, आर्मी और नेवी, इन तीनों के कमांड हेड होते हैं। आर्मी का अलग हेड है, एयरफोर्स का, नेवी का, लेकिन इन तीनों हेड्स के बावजूद इसकी एक प्रधान कमांडर कहलाते हैं। आपके देश के तीनों सेनाओं के प्रधान कमांडर या कमांडर इन चीफ, जो तुम्हारे देश का राष्ट्रपति है, वो इन तीनों के हेड्स के भी ऊपर माना जाता है। नेवी का अपना हेड है, आर्मी का अपना, एयरफोर्स का अपना, लेकिन इन तीनों से ऊपर माना गया है कमांडर इन चीफ को, प्रधान कमांडर। और ये कौन है? ये देश का प्रेसिडेंट। अब ये द्रौपदी मुर्मू आर्मी, एयरफोर्स, नेवी की भी मुखिया हैं, इसकी कमांडर इन चीफ हैं। इस देश में 140 करोड़ की आबादी रहती है लगभग। हम सब में पहला नंबर, देश की पहली नागरिक, फर्स्ट सिटीजन ऑफ इंडिया अब कौन बन गई हैं? द्रौपदी मुर्मू। यानी जो भी भारत का प्रेसिडेंट होगा वो भारत का पहला नागरिक है, तीनों सेनाओं का प्रधान कमांडर है और देश में सारे बड़े फैसलों में वो हकदार है। बिना उसके साइन के कानून नहीं बनेगा। देश की सारी बड़ी जितनी नियुक्तियां होंगी वो सारी वो करेगा। वो इतने ताकतवर पोस्ट है मुर्मू जी की कि वो अपनी मर्जी से कानून बना सकती हैं, जिसको क्या नाम दिया जाएगा? अध्यादेश। अगर किसी मामले पर द्रौपदी मुर्मू को लगता है कि भैया मेरी नॉलेज उतनी नहीं है, क्योंकि हर किसी को हर चीज नहीं आ सकती, तो ये इतनी काबिलियत रखती हैं कि ये सुप्रीम कोर्ट के जो जजेस हैं ना, इनसे सलाह मांग सकती हैं। ऐसा लिखा हुआ है आर्टिकल 143 में कि राष्ट्रपति प्रेसिडेंट ऑफ इंडिया किससे सलाह मांग सकता है? सुप्रीम कोर्ट से। और ये सुप्रीम कोर्ट के जजेस की ड्यूटी है कि वो इनको सही सही सलाह दें। जरूरत पड़ने पर इनको हर तरह का असिस्टेंस मिलेगा। ये सब आपके कॉन्स्टिट्यूशन में लिखा हुआ है, इसमें कुछ भी मैंने अपने मन से नहीं बनाया। क्या ये पावर समझ में आ गई? तो द्रौपदी मुर्मू देश की बहुत बड़ी ताकतवर महिला बनने जा रही हैं। तीनों सेनाओं की प्रधान कमांडर होंगी वो 25 तारीख से। वो देश की पहली नागरिक होंगी। इनका इलेक्शन आप जानते ही हैं कौन से प्रोसेस से कराया गया है? एकल संक्रमणीय मत प्रणाली। ये डायरेक्ट था या इनडायरेक्ट था? क्योंकि हम तो गए नहीं, तो क्या कहलाएगा? इनडायरेक्ट। कहां कहां के लोग आए थे इनके इलेक्शन में? लोकसभा, राज्यसभा और विधानसभा के केवल निर्वाचित। मनोनीत आए थे कहीं के? नहीं। तो ये सारा प्रोसेस हमें समझ में आ गया। अब बुक उठाओ, बुक में देखो जरा। कल हमने टेबल पढ़ा था ना, पेज नंबर, आज हम शुरू से देखते हैं, जो रह गया उसको पढ़ते हैं। पेज 96 से आ जाओ, 96 से। पहला पूरा पेज पढ़ा दिया, 96 देखो जरा, ये समझ में आ गया। 97 में महाभियोग पढ़ा दिया था, इम्पीचमेंट, ठीक है, क्वालिफिकेशन भी हो गई। 98 पे आ जाओ, ये रहता है ना इसकी शक्तियां, यही तो समझाई हैं अभी। इन सबको पढ़ेंगे भाई। अब ये टॉपिक है ना 2022 के हर पेपर में, जो पेपर होगा, ये मान के चलना करंट अफेयर्स का ये सबसे ताकतवर दमदार टॉपिक बन गया। चाहे वो इलेक्शन का प्रोसेस पूछें, वो नंबर ऑफ इलेक्शन टाइम्स पूछें, वो कुछ भी खासियत पूछे किसी की भी, अब तुम्हें ये आना चाहिए। ये करंट में सबसे इंपॉर्टेंट टॉपिक है राष्ट्रपति का, तो ध्यान से पढ़ना। राष्ट्रपति के काम और शक्तियां, पेज 98 पर पहला पॉइंट पढ़ो। राष्ट्रपति की समझ शक्तियों को 2 पार्ट्स में बांटा जा सकता है, एक सामान्यकालीन और एक संकटकालीन। संकटकालीन होती हैं इमरजेंसी की पावर्स, वो बाद में पढ़ेंगे, अभी हमने सामान्य की बात करनी है। पहला देखो, कार्यपालिका या प्रशासनिक शक्तियां, जिसमें ये बड़े बड़े लोगों की नियुक्ति करेगा। अब एक चीज बताओ, पीएम बड़ा या राष्ट्रपति? कहने को तो राष्ट्रपति। अगर पावर की बात करें तो पीएम। क्या राष्ट्रपति पीएम से सारे मामलों की जानकारी मांग सकता है? सारे मामलों की जानकारी राष्ट्रपति के पास होगी या पीएम के पास? इस देश में जहां जो हो रहा है वो किसको पता है? और पीएम से भी ज्यादा पता किसको पता है? गृह मंत्री को। इनको कैसे पता? एक रूल है, अमित शाह की बात नहीं है, कोई बैठे, ये रूल है, पूरे देश की हर स्टेट की जिम्मेदारी है 15 दिन की रिपोर्ट बनेगी, चाहे कहीं कांग्रेस सरकार हो, किसी स्टेट में बीजेपी हो, गठबंधन हो, लोकल हो, ये रूल है। हर 15 दिन में एक रिपोर्ट बनती है, किसी भी स्टेट में 15 दिन में क्या हुआ। अगर किसी स्टेट में मान लीजिए किसी ने बड़ा विरोध प्रदर्शन किया, बड़े लेवल पे स्टूडेंट्स ने, तो ये लिखित में गृह मंत्री के पास जाता है कि इस स्टेट में इस दिन इतने एरियाज में, इतने जिलों में विरोध प्रदर्शन हुआ। आपके स्टेट में क्या हो रहा है आपको लगता है किसी को नहीं पता, लेकिन ये आज से नहीं, ये आजादी के बाद से रूल है कि हर स्टेट की 15 दिन की रिपोर्ट किसके घर में, किसके पास पहुंचती है? गृह मंत्री।
गृह मंत्री को इतना पता होता है इस स्टेट में स्टूडेंट्स ने ये किया, यहाँ टीचर्स एंटी हैं, यहाँ इस तरह के लोग किसान विद्रोह कर रहे हैं, क्योंकि उसको डिसीजन लेना है पूरे देश का। इसका नाम देखो ना, गृह। गृह मतलब घर। इसको घर के अंदर की जानकारी है। हर देश में, जैसे हमारे देश में कितने सारे स्टेट्स हैं, 28। अब गृह मंत्री बैठा दिल्ली में, तमिलनाडु के किसी जिले में क्या हो रहा है उसको कैसे पता चलेगा? तो तमिलनाडु में उसका एक खास आदमी बैठा हर स्टेट में, जिसे कहा जाता है ये उस राज्य का क्या है, ये राज्यपाल। राज्यपाल को ही क्या कहते हैं? गवर्नर। सीएम हो सकता है गृह मंत्री से ऑपोजिशन पार्टी का हो किसी स्टेट में। एग्जांपल समझो, राजस्थान में और एमपी में या जहां भी किसी की सरकार है कांग्रेस की, वहां का सीएम कांग्रेस का हो सकता है वो सोचे कि मैं इसको असली बात पता ना चलने दूं, झूठी रिपोर्ट बनवा दूं, लेकिन वो बना ही नहीं सकता, क्योंकि रिपोर्ट बनाना किसकी जिम्मेदारी है? राज्यपाल। और राज्यपाल 100% उसी पार्टी का होगा जिसकी सरकार कहां बैठी होगी? देश में। ऑपोजिशन का राज्यपाल रह ही नहीं पाएगा। राज्यपाल सारे के सारे लीड में जो पार्टी बैठी है उसके हैं, यानी हर स्टेट पे एक बहुत पैनी नजर राज्यपाल की है, और राज्यपाल बीजेपी का है आज हर स्टेट में। उस राज्यपाल की जिम्मेदारी है कितने दिन में रिपोर्ट बना दे, और वो बिल्कुल ये नहीं सोचता कि मैं स्टेट की झूठी बड़ाई मारूं या मैं ना लिखूं। अगर कहीं बड़े लेवल पे विरोध प्रदर्शन हुआ, कोई चीज बहुत बड़े लेवल पे चल रही है जनता के बीच, तो वो रिपोर्ट गृह मंत्री को जानी ही जानी है, चाहे सीएम हाथ पैर जोड़े कुछ करे। इसलिए देखना, राज्यपाल हमेशा राज्य से नहीं बनता। अगर हरियाणा में राज्यपाल है तो हरियाणा का नहीं है, बाहर का आदमी है। कौन बैठा है? बंडारू दत्तात्रेय। उनको ना हरियाणवी आनी ना हिंदी आनी, वो अपनी ओरिजिनल रिपोर्ट लिखेंगे। कभी भी यूपी में भी यूपी का आदमी नहीं बैठेगा, यूपी में कहीं और का आदमी। यूपी से कोई बनेगा तो कहीं और जाएगा। ये एक ऐसा आदमी है जिसमें आंख बंद करके सरकार विश्वास करती है कि ये हमारे बिहाफ पे सही रिपोर्ट लिखेंगे और हर स्टेट की असलियत हमें बताते रहेंगे। अब किसी स्टेट की अगर 15-15 दिन की 2 रिपोर्ट खराब हो गई ना, तो गृह मंत्री खुद कॉन्टैक्ट करता है वहां कि भाई क्या चल रहा है, क्या मचा रखा है तुमने देश में। अगर अपनी सरकार है तो फिर भी कंट्रोल कर लेती है, मतलब सेम सरकार हो। लेकिन अगर ऑपोजिशन की सरकार होती है ना और 2 रिपोर्ट नेगेटिव आ जाए, तो तुरंत से कोशिश कर दी जाती है कि वहां राष्ट्रपति शासन लगा दिया जाए। ऐसा सब सरकारें करती हैं। तो जहां ऑपोजिशन की सरकार होगी किसी स्टेट में और 2 रिपोर्ट राज्यपाल ने नेगेटिव लिख दी, ये जानबूझ के नहीं लिखनी, ये सच लिखनी है, तो उस कंडीशन में गृह मंत्री क्या लगवा सकता है? इसीलिए हर स्टेट को लगता है कि मेरे यहां कोई गड़बड़ ना हो। मेरे कार्यकाल में सीएम चाहता है ना बड़े विरोध प्रदर्शन हो, ना कोई बहुत ज्यादा बड़े लेवल पे लोग सड़कों पे उतरें, क्योंकि ये सब रिपोर्ट का पार्ट बन जाएगा। तो ये समझ में आ गई बात? ये सब बातें जो तुम्हारे यहां हो रही है ना, ये किसके कानों में पहुंचती हैं? गृह मंत्री। इसलिए जब भी बड़े विरोध प्रदर्शन होते हैं, जब भी बड़े लेटर लिखे जाते हैं, अगर आप बड़े लेवल पे डीसी को बता रहे हैं, चेतावनी दे रहे हैं सरकार को, तो ये सब गृह मंत्री को पता चलेगा। चाहे वो इसको कितने हल्के में ले या कितना देखे, वो उसकी मर्जी, लेकिन ये सब खोज खबर रखता है गृह मंत्री। और सिर्फ ये नहीं, हर सरकार का। चलो पढ़ेंगे। तो सामान्यकालीन शक्तियां देखो, पहला पॉइंट, संघ की कार्यपालिका शक्ति राष्ट्रपति में निहित है। सारे काम का जिम्मा राष्ट्रपति के कंधों पर है। अंडरलाइन कर लो, कार्यपालिका शक्ति राष्ट्रपति में। फिर वो यूज कैसे करेगा पावर को? अगली लाइन टिक करना। इसका प्रयोग संविधान के अनुसार या तो स्वयं करेगा या अपने अधीनस्थ पदाधिकारियों, जो उसके नीचे पदाधिकारी हैं, पीएम बेसिकली, और मंत्री, इन सबको बोलते हैं अधीनस्थ पदाधिकारी। आर्टिकल 74 पढ़ो। संघीय मंत्रिमंडल, काउंसिल ऑफ मिनिस्टर्स को लिख लो COM, यूनियन कैबिनेट इसी में है। अंडरलाइन करना, जिसका अध्यक्ष प्रधानमंत्री होगा। काउंसिल ऑफ मिनिस्टर्स का मुखिया कौन है? पीएम। इसको बोर्ड पे देखो। काउंसिल ऑफ मिनिस्टर्स में तुम्हें मैंने 3 आर्टिकल बताए थे 11-11 के अंतर पर। बताना क्या क्या थे वो? 52, 63, 74। ये क्या था? ये और ये थी, जिसमें हेड कौन है? आर्टिकल 75, 74 सब पीएम के ही तो हैं। आर्टिकल 78 में पता है क्या लिखा है? इन दोनों का आपस में कैसी बातचीत? 78 में लिखा है, प्रेसिडेंट ऑफ इंडिया देश के प्राइम मिनिस्टर से हर प्रकार की जानकारी, भाई संसद में विधेयक कहां पहुंचा, क्या चल रहा है, किस स्टेट में क्या है, आपके मंत्री क्या कर रहे हैं, इस डिपार्टमेंट में क्या चल रहा है, सारी जानकारी सरकार से संबंधित कौन मांग सकता है? और पीएम को यह जानकारी देनी चाहिए। ऐसा किस आर्टिकल में लिखा है? 78। तो ये 3 इंपॉर्टेंट याद रखना, 52, 63, 74। फिर 74 से 78 में जाके खत्म हो जाता है ये, क्योंकि 79 में स्टार्ट हो जाती है संसद। तो इनके रिश्ते 78 में एक्सप्लेन किए गए हैं। पढ़ो इसमें आगे। तो आर्टिकल 74 क्या कहता है? संघीय मंत्रिमंडल जिसका अध्यक्ष कौन होगा? प्रधानमंत्री। ठीक है, आगे पढ़ लो। राष्ट्रपति को उसकी शक्तियों को उपयोग में लाने के लिए सहायता देगा, ये टिक कर लो। सलाह भी देगा और सहायता भी पीएम राष्ट्रपति को। तो मोदी जी सहायता देंगे जहां कोई दिक्कत होगी। राष्ट्रपति को कुछ भी पूछना है तो किससे सलाह किससे पूछ सकता है? पीएम। सलाह किससे ले सकता है? CJI से, चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया। नेक्स्ट पॉइंट देखो, उसे संघीय शासन से संबंधित मामलों में सूचना पाने का अधिकार, टिक कर लो, सूचना पाने। ये कुछ भी पूछ सकते हैं पीएम से, आर्टिकल 78 में। नेक्स्ट पॉइंट, आर्टिकल 78 के अनुसार प्रधानमंत्री का कर्तव्य, यहां इंपॉर्टेंट लिख लो, प्रधानमंत्री का कर्तव्य है कि वो राष्ट्रपति को मंत्रिपरिषद के सभी निर्णयों और प्रशासन संबंधी सभी मामलों की सूचना दे जिनके बारे में राष्ट्रपति ऐसी सूचना मांगी जाती है राष्ट्रपति द्वारा। तो क्या राष्ट्रपति पीएम से जानकारी मांग सकता है? किस आर्टिकल में लिखा है? थोड़ी साउंड बोलो, उनको बढ़ाएंगे साउंड। तो आर्टिकल 78 में, यहां इंपॉर्टेंट लिख लो, आर्टिकल 78 कहता है राष्ट्रपति सलाह मांग सकता है। किससे? अगर बड़ी सलाह मांग, अब बहुत ज्यादा गूंजनी नहीं चाहिए आवाज, इसके सिस्टम को ना समझ लो कि किस हिसाब से बढ़े ताकि गूंजे ना और टीचर को भी ताकत ज्यादा ना लगानी पड़े। चलो अब देखो ध्यान से, अगर राष्ट्रपति को कोई बड़ी सलाह लेनी है तो किससे बात करेगा? CJI से। लेकिन अगर उसको देश के बारे में कुछ जानना है, भाई इस राज्य में क्या चल रहा है, तो किससे बातचीत करेगा? पीएम से। ये राष्ट्रपति की सलाह कौन सा आर्टिकल है? 143। और राष्ट्रपति और पीएम की बातचीत क्या है? आर्टिकल 78। ये ऊपर लिख लो, दोनों बातें लिखो। राष्ट्रपति यदि
सीजेआई से सलाह मांगता है राष्ट्रपति, यदि लास्ट में थोड़ी सी गूंज है, हल्की सी, वरना मुझे बहुत, अब देखो कितनी गूंज है, लिखो इसमें राष्ट्रपति, क्या लिखा तुमने, से सलाह मांग सकता है, आर्टिकल 143, सीजेआई से सलाह मांग सकता है, आर्टिकल 143। सेकेंड पॉइंट में लिखो राष्ट्रपति प्रधानमंत्री से जानकारी मांग सकता है। सलाह और जानकारी अलग अलग बात होती हैं। राष्ट्रपति प्रधानमंत्री से जानकारी मांग सकता है, आर्टिकल 78। अब तुम्हारे पिताजी तुमसे सलाह लेते हैं या जानकारी लेते हैं? अपने से छोटे रैंक से जानकारी मांगी जाती है। सलाह अपने के या तो बराबर हो या अपने से ऊंचा हो, तो सलाह किससे लेगा और जानकारी किससे लेगा? पीएम। जानकारी का आर्टिकल क्या है? 78 और सलाह का आर्टिकल 143। सलाह का आर्टिकल भी बड़ा, जानकारी का छोटा। चलो आगे पढ़ो, ये कर लिया हमने। प्रशासनिक शक्तियों पे आओ। प्रशासनिक शक्ति में सेकेंड लाइन टिक करना, बल्कि पहली भी। राष्ट्रपति अनेक महत्वपूर्ण अधिकारियों की नियुक्ति करता है। अब ये और खराब हो गई आवाज, अंडरलाइन कर लो, ये अधिकारियों की नियुक्ति करता है। किस किस की पढ़ो? प्रधानमंत्री, उसकी सलाह से अन्य मंत्री, अंडरलाइन करते रहना। राज्यपाल, उच्चतम न्यायालय यानी सुप्रीम कोर्ट, और उच्च न्यायालय मतलब हाई कोर्ट के न्यायाधीश, महालेखा परीक्षक, यहां लिख लो सीएजी। सीएजी अब तो ठीक लग रही है। इसके सिस्टम को ऐसा सेट रखा करो जो दिक्कत ना आए। जैसे मुझे बहुत एनर्जी लगानी पड़ रही है, मेरी ऊपर भी एक क्लास है, इतनी एनर्जी वेस्ट अगर टीचर करेगा तो पढ़ाएगा कैसे? कम बोलना पड़ेगा, मुझे बहुत ज्यादा एनर्जी लगानी पड़ती है क्लास में बोलने में। अभी भी जैसे मैं तेज बोल रही हूँ बहुत ज्यादा, तब आवाज ठीक है। इसको तुम अगर तेज कर रहे हो तो गूंज रही है आवाज, ऐसा नहीं होना चाहिए। देखो आगे क्या कहते हैं, ये किस किस की नियुक्ति करता है? महालेखा परीक्षक। यहाँ क्या लिखोगे? सीएजी लिखो फटाफट से इंग्लिश में। सीएजी महालेखा परीक्षक के पास कौन है आजकल? क्या बताया मैंने? सीएजी का नाम क्या है? वो सरनेम मुर्मू। अब 2 मुर्मू हो गए देश में, यानी वो भी ट्राइब है। कौन कौन मुर्मू है तुम्हारे यहाँ? एक तो सीएजी कैग और एक प्रेसिडेंट ऑफ इंडिया। इनका नाम है गिरीश चंद्र मुर्मू, लिख लो जीसी मुर्मू। कैग हैं जीसी मुर्मू, गिरीश चंद्र मुर्मू। गिरीश चंद्र पता है क्यों इंपॉर्टेंट है? जब तुम्हारे देश में ये जम्मू कश्मीर पहले क्या था? कैसा स्टेट था ये? विशेष राज्य। फिर अचानक से एक दिन क्या बन गया? कश्मीर का पहला जो गवर्नर बना था यूटी बनने के बाद, वो ये मुर्मू बने थे। लिख लो यहाँ, ये लिखो फर्स्ट एलजी। फर्स्ट एलजी, ये बातें ना जो मजाक में उड़ा दोगे, नहीं लिखोगे, पेपरों में मिलेंगी ये बातें, बहुत इंपॉर्टेंट बातें हैं ये। लिखो फर्स्ट एलजी, लेफ्टिनेंट गवर्नर ऑफ यूटी कश्मीर। पहला लेफ्टिनेंट गवर्नर, उप राज्यपाल बोलते हैं इसको, ऑफ यूटी कश्मीर, यूनियन टेरिटरी कश्मीर। ये थे जीसी मुर्मू। पहले वहां भेजे, फिर वहां से बुला के क्या बना दिए? कैग। कैग की नियुक्ति किसने की होगी? राष्ट्रपति। तब राष्ट्रपति कौन रहे थे? रामनाथ कोविंद। अब कैग अगले जो बनेंगे उनकी नियुक्ति कौन करेगी? द्रौपदी मुर्मू। तो 2 मुर्मू हो गए तुम्हारे देश में। कौन कौन? प्रेसिडेंट भी और कैग भी। ये जो मुर्मू कैग आदमी है, ये पहले कहां थे? कश्मीर के क्या थे ये? एलजी। कश्मीर के पहले एलजी कैसे बने? जब कश्मीर क्या बना? यूटी। उससे पहले कश्मीर स्पेशल स्टेट था। चलो आगे देखो, संघ लोक सेवा आयोग क्या है ये? यूपीएससी। अभी इसका यूपीएससी का हेड बदला है। कौन बना है अप्रैल में? मनोज सोनी। लिख लो यहाँ यूपीएससी, इसके हेड डॉक्टर मनोज सोनी। अभी बने 2022 में, अप्रैल 2022 में डॉक्टर मनोज सोनी यूपीएससी के। ये यूपीएससी पता है ना, यूनियन पब्लिक सर्विस कमीशन। कब बना था? कब बना था यूपीएससी? 1926 में। लिख लो ये भी 1926 में। और अब इसके मुखिया कौन बने, अध्यक्ष कौन बने हैं? मनोज सोनी। चलो आगे पढ़ेंगे। शासन संचालन संबंधी शक्तियां क्या करता है ये? अगर लोकसभा राज्यसभा की लड़ाई हो जाए तो कौन सी बैठक बुलाते हैं? ज्वाइंट सेशन। कौन बुलाता है? राष्ट्रपति। क्या प्रेसिडेंट ऑफ इंडिया ज्वाइंट सेशन में जाके बैठता है? नहीं, ये सिर्फ बुलाएगा। अध्यक्षता कौन करेगा? लोकसभा का स्पीकर, जिसे आप कहते हैं लोकसभा का अध्यक्ष। चलो जल्दी से पढ़ेंगे। संसद के दोनों सदनों की संयुक्त बैठक। भाई बातचीत नहीं करो लगातार, मुझसे पूछ ले, फिर इससे क्या पूछ रहे? इसको इतना पता होता तो साइड में क्यों बैठा होता, यहाँ खड़ा होता फिर ये, है ना? अंडरलाइन करो, संयुक्त बैठक, ज्वाइंट सेशन। सुप्रीम कोर्ट के अधिकारियों और कर्मचारियों की नियुक्ति करता है ये, सारे जजेस की। नियंत्रक, महालेखा परीक्षक, इन सब के बारे में काम करने की पावर राष्ट्रपति की। कौन है तुम्हारा कैग? गिरीश चंद्र मुर्मू। क्या था ये तुम्हारे देश में पहले? यूटी के कौन सा यूटी? जम्मू कश्मीर वाला। जब ये यूटी बना 2019 में 31 अक्टूबर, तो यहाँ के एलजी बनाए गए थे मुर्मू। अब ये मुर्मू क्या बन गए? कैग। कैग की नियुक्ति कौन करता है? राष्ट्रपति। चलो आगे देखो, वैदेशिक क्षेत्र में शक्ति। बाहर के जितने बड़े बड़े लोग जाते हैं सब हमारे यहाँ से भेजते हैं, ये ठीक करना। विदेशों में स्थित भारतीय दूतावास। दूतावास क्या होते हैं? एम्बेसीज, जिसको एम्बेसीज बोलते हैं। एम्बेसीज। क्या तुम जानते हो हर देश की दूसरे देश में एम्बेसी होती है? 2 तरह के लोग होते हैं, एक होते हैं एम्बेसडर्स और एक होते हैं हाई कमिश्नर्स, जिसको बोलते हैं उच्चायुक्त। इन दोनों का रैंक बराबर ही है, बस फर्क क्या है? आपका देश इंडिया, दूसरा देश पाकिस्तान, दोनों पहले ब्रिटेन के गुलाम थे। तो जब हमने अपने एम्बेसडर को यहाँ भेजा ना, तो वो एम्बेसडर ना कहला के हाई कमिश्नर कहलाएगा। इन्होंने भी जब अपना एक आदमी यहाँ भेजा तो वो भी हाई कमिश्नर। लेकिन हमने किसी ऐसे देश में भेजा जो पहले गुलाम नहीं था ब्रिटिशर्स का, तो फिर वहाँ उसी रैंक का आदमी एम्बेसडर कहलाएगा। तो एम्बेसडर दूतावास में जाके बैठते हैं। और ये ना पुराने टाइम में जब रामायण महाभारत थी ना,
जब लड़ाइयाँ होती थी तो लड़ाई के मैदान में आके ना एक ट्रेंड था उस टाइम पर, लड़ने से पहले जिसको लगता है कि लड़ना नहीं चाहिए वो अपना एक मैसेंजर, अपना एक दूत भेजता था दूसरी पार्टी के पास, और दूत का कभी मर्डर नहीं करना होता था। दूत अपने राजा का मैसेज देता था कि मेरे राजा का ये कहना है कि लड़ने में फायदा नहीं है। अब अगर इसकी बात वो मान ले तो ठीक है, वरना वो उसको मैसेंजर को दोबारा भेजेगा कि नहीं, अपने राजा से कहते हैं हमें लड़ना है। ये दूत एक तरह से भगवान का रूप माने जाते थे, और अगर कोई इनका मर्डर करता था ना तो ये मान लो उसकी पूरे दुनिया में उस टाइम पे बुराई किया कि भाई इन्होंने तो ये इतने घटिया राजा है कि उस राजा का इन्होंने मैसेंजर दूत भी मार दिया। आज भी ऐसे दूत हैं जहां ये बैठते हैं, इसी को आप दूतावास कहते हैं। अगर कभी किन्हीं दो देशों की लड़ाई भी मच जाए ना, मान लीजिए आपकी और पाकिस्तान की, उस कंडीशन में भी पाकिस्तान के हाई कमिश्नर को इंडिया में कोई हाथ नहीं लगाता, और ये हमारी जिम्मेदारी है कि पाकिस्तान से अगर हम लड़ भी रहे हैं ना तो उनका हाई कमिश्नर यहाँ सेफ रहना चाहिए। ये उनकी भी जिम्मेदारी है कि हमारे हाई कमिश्नर को, चाहे पाकिस्तान और हम लड़ रहे हो, पाकिस्तान की जमीन पे हमारे हाई कमिश्नर जो गया है उसको मार नहीं सकते। ये आज तक चल रही हैं चीजें। और ऐसे ही अमेरिका का एम्बेसडर या हाई कमिश्नर, पूरा इटली का, जर्मनी, जापान का हमारे देश में बैठे हैं, हमारे एम्बेसडर हाई कमिश्नर दूसरे देशों में बैठे हैं। तो ऐसे आपस के संबंध अच्छे रखे जाते हैं और किसी भी कंडीशन में इन पे अटैक नहीं होता। कई बार ना एम्बेसडर्स जो होते हैं या एम्बेसी, यहाँ लोग शरण भी मांगते हैं, जब फंस जाते हैं ना कई बार, तो एम्बेसी में शरण मिल जाती है, क्योंकि इन पे अटैक नहीं होने देते। जब तक देश रहेगा एम्बेसी रहनी चाहिए, ऐसा माना जाता है। ये देखो क्या बता रहे हैं। तो विदेशों में स्थित जितने दूतावास हैं इनके लिए राजदूत और राजनयिक, एम्बेसडर और जो हाई कमिश्नर्स हैं, इनकी नियुक्ति करता है राष्ट्रपति। विदेशों से जितनी संधि समझौते करने सब राष्ट्रपति के नाम पे होंगे। जितने साइन होते हैं किसके नाम पे साइन होते हैं? राष्ट्रपति के। सारी बड़ी संधि समझौते सब राष्ट्रपति के। नेक्स्ट देखो, सैनिक क्षेत्र में क्या शक्ति है? पहला पॉइंट टिक कर लो। राष्ट्रपति भारत की समस्त सेनाओं का प्रधान सेनापति है, कमांडर इन चीफ। किसका कमांडर इन चीफ है? ये आर्मी, एयरफोर्स, नेवी का। तीनों के अपने अपने हेड हैं, लेकिन ये कमांडर इन चीफ है। इंग्लिश में टिक कर लो, कमांडर इन चीफ। इंग्लिश में लिखा हुआ है सामने। विधायी शक्तियों पे आ जाओ। विधायी मतलब कानून बनाने की शक्ति। किसके साइन के बिना कानून नहीं बन सकता? राष्ट्रपति। पहला पॉइंट टिक करो। आर्टिकल 79 याद करो, 79 से क्या स्टार्ट होती है? संसद। तो टिक कर लो, राष्ट्रपति संसद का अभिन्न अंग है। संसद के कितने पार्ट्स हैं? 3, लोकसभा, राज्यसभा, प्रेसिडेंट ऑफ इंडिया। इसके ऊपर एरो लगा के लिखो, LS + RS + POI। लोकसभा प्लस राज्यसभा प्लस प्रेसिडेंट ऑफ इंडिया। ये आर्टिकल 79 में लिखा है। 80 में एक्सप्लेन किया गया राज्यसभा को और 81 में लोकसभा को। अगला पॉइंट टिक करो। राष्ट्रपति संसद के अधिवेशन बुलाता है। अधिवेशन क्या होते हैं? सेशन। DMW पढ़ा था ना हमने, वही। और अधिवेशन समाप्ति की घोषणा भी करता है। अगले पेज पे आ जाओ। पहला पॉइंट, संसद के अधिवेशन के प्रारंभ में राष्ट्रपति दोनों सदनों की संयुक्त बैठक में भाषण देता है। डबल टिक कर लो, संयुक्त बैठक में भाषण। जानते हो राष्ट्रपति का भाषण कौन तैयार करता है? जो सरकार में बैठे हैं मंत्री। और तुम जानते हो तुम्हारे मंत्री बहुत पढ़े लिखे हैं, बहुत ज्ञाता हैं। ये खुद तो भाषण लिखेंगे नहीं, किससे लिखवाएंगे? सचिव से। सचिव किस रैंक का अधिकारी है? तो IAS के पेपर में, UPSC में निबंध और ये सब लिखने जो आते हैं ना, उस कला का इस्तेमाल वहां भी किया जाता है। वो सब ज्ञान वहां यूज होता है, तभी भाषण पढ़ते हैं। इसको जो राष्ट्रपति भाषण बोलता है ना, इसको कहा जाता है राष्ट्रपति का अभिभाषण। राष्ट्रपति का जो भाषण होगा इसके नाम क्या क्या लिखते हैं? अभिभाषण। ये कौन तैयार करती है? मंत्रिपरिषद। मंत्रिपरिषद किससे तैयार करवाती है? सचिव से। सचिव का रैंक क्या होता है? IAS। पढ़ के देखो। संसद के अधिवेशन के प्रारंभ में राष्ट्रपति दोनों सदनों की संयुक्त बैठक में भाषण देता है। यहां लिख लो अभिभाषण। और इसको तैयार कौन करवाती है? मंत्रिपरिषद। अभिभाषण तैयार मंत्रिपरिषद, ब्रैकेट में सचिव, IAS। नाम इनका है, काम सारा IAS करते हैं। अभिभाषण तैयार करते हैं, कौन तैयार करती है? मंत्रिपरिषद। ये IAS तो पीछे छिपे रहते हैं, नाम मंत्रिपरिषद का लिखोगे तुम। नेक्स्ट देखो, आर्टिकल 85 क्या कहता है? अंडरलाइन करना। संसद के एक सत्र की अंतिम बैठक और आगामी सत्र की पहली बैठक में कितने महीने से ज्यादा का अंतर नहीं होना चाहिए? 6 महीने। ये टिक कर लो, 6 माह। इंडिया में 6 महीने हम पकड़ते ही नहीं, हम तो पूरे साल में कितनी बैठक रखते हैं? 3। पहली फरवरी में स्टार्ट होती है, कब तक चलती है? मई तक। फिर जुलाई, अगस्त, फिर नवंबर, दिसंबर। वैसे लिखा है कितने महीने का? 6 महीने का। अगले पर आ जाओ। आर्टिकल 108, यदि किसी साधारण विधेयक पर संसद के दोनों सदनों में मतभेद हो तो राष्ट्रपति, अंडरलाइन कर लो, आर्टिकल 108, राष्ट्रपति ऐसे विधेयक को पास कराने के लिए संयुक्त बैठक बुला सकता है। तो ज्वाइंट सेशन का कौन सा आर्टिकल है? 108। कौन कौन आएंगे इसमें? लोकसभा प्लस राज्यसभा। कितने लोग हैं यहाँ? 543, यहाँ 245। 100% बात किसकी मानी जाएगी? क्योंकि मेजोरिटी लोकसभा की होगी यहाँ। आगे पढ़ो। राष्ट्रपति को राज्यसभा में 12 सदस्यों को मनोनीत, कौन 12 सदस्य? अपनी फील्ड के एक्सपर्ट्स। लिख लो यहाँ एक्सपर्ट्स। इसका अधिकार है, जिनमें क्या क्या होंगे? साहित्य, लिटरेचर, कला, आर्ट, विज्ञान, साइंस और अन्य किसी क्षेत्र में विशेष सेवा। आर्टिकल 80 टिक कर लो। 80 किससे जुड़ा हुआ है? राज्यसभा। लिख लो यहाँ राज्यसभा, RS। 79 संसद था, 80 राज्यसभा है, 81 लोकसभा है। 78 में किसके रिश्तों के बारे में बताया गया है? कौन किससे जानकारी मांग सकता है? प्रेसिडेंट ऑफ इंडिया। किससे जानकारी मांग सकता है? 3 पढ़े थे ना, 52, 63, 74। फिर 78 से खत्म हो जाता है इनका रिश्ता। फिर क्या स्टार्ट होती है? संसद। फिर संसद में पहले राज्यसभा, फिर लोकसभा। चलो आगे पढ़ो। अगला पॉइंट अब तुम्हारे काम का नहीं है, हट गया, काट दो उसको, क्रॉस लगा दो। आंग्ल भारतीय अब नहीं होते। अब नीचे आ जाओ। विधेयकों पर निषेध अधिकार का प्रयोग। क्या राष्ट्रपति किसी फाइल पर साइन करने से रोक सकता है? कौन सी वीटो थी इसके पास? 3 वीटो। एक थी
एब्सोल्यूट, जिसमें ये सीधे क्या करेगा, कितनी बार इस्तेमाल की गई है, 2 बार। एक कौन सा विवाद था, पेप्सू। पेप्सू का मतलब पटियाला एंड ईस्टर्न पंजाब स्टेट्स यूनियन, इनके बजट पे साइन करने के लिए किसके पास गई थी फाइल, डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद। क्या कहा था प्रसाद ने कि अब तो हट गया राष्ट्रपति शासन, अपनी फाइल खुद बना लेंगे। 1991 में किसकी सरकार थी, वीपी सिंह। कौन सा विधेयक पारित कर दिया था, किसकी परमिशन नहीं ली थी, राष्ट्रपति कौन थे, आर वेंकट रमन। वेंकट रमन जी ने कहा भैया मुझे ना दिखाई फाइल, ना मुझसे पूछी, मैं क्यों इस पे साइन करूं, मना कर दिया। और दोनों ने पावर का ठीक इस्तेमाल किया। दूसरे वाली का नाम क्या था, सस्पेंसिव। सस्पेंशन का मतलब कुछ दिनों के लिए रोकना, सस्पेंड करना। सस्पेंसिव किसने इस्तेमाल की थी, डॉक्टर एपीजे। जब इनको लगा था कि गलत यूज कर रहे हैं, अमिताभ बच्चन की वाइफ कौन थी, इन्होंने क्या किया था, यूपी की फिल्म किसी उसमें बड़े पोस्ट पर बैठा दी, मकान, नौकर चाकर, गाड़ी, सब कुछ दिया। वो सब एक तरह से सैलरी थी, और सैलरी हमेशा किसके पैसे में से जाती है, टैक्स। तो अगर कोई सैलरी लेता है सरकार से तो वो हकदार नहीं है एमपी बनने के। ये एमपी थी, वो लाभ का पद था। इन्होंने कहा मुझे लगता है लाभ का पद है ये, तो इनके मना करने के बाद वापस से फाइल गई, दोनों ने तुरंत पास कर दी। फिर ये बेचारे मजबूर हुए क्योंकि कौन सी बार आ गई थी, लेकिन सरकार को लगा कि ये आदमी कल को हमारी फाइल रुकवा देगा, एब्सोल्यूट में, इसलिए इसको हटा दो। हटा दो इन द सेंस अगली बार मत लाना, इसलिए आए नहीं थे ये। तीसरी कौन सी थी, किसने इस्तेमाल की थी, यानी जेल सिंह ने। क्या आया था इनके पास कागज पे लिखे कि डाक संबंधी अधिनियम, जिस पे शक हो उसकी चिट्ठी को कौन पढ़ सकता था, डाकिया। आज तक डाकिया को हक थोड़ी मिला। कौन सी वीटो इस्तेमाल कर ली गई थी, पॉकेट वीटो। तीनों के बारे में हम जानते हैं। आर्टिकल 111 है ये। चलो पढ़ो, विधेयकों पर निषेध अधिकार। संसद द्वारा स्वीकृत प्रत्येक विधेयक, अंडरलाइन करना, राष्ट्रपति की स्वीकृति के बाद ही कानून का रूप धारण करता है। बिना साइन के नहीं बन सकता कानून। इस एक का साइन बहुत जरूरी है। अगला पॉइंट, साधारण विधेयक को राष्ट्रपति, इसी लाइन में पीछे, पुनः विचार के लिए लौटा सकता है। कौन से विधेयक को एक बार लौटा सकता है, साधारण को, अंडरलाइन करो। लेकिन यदि वो विधेयक संसद द्वारा दोबारा पुनः संशोधन के साथ या बिना संशोधन के पारित कर दिया जाता है तो राष्ट्रपति को उसे मंजूरी देनी होगी। यहां लिखो बाध्य है, ये जबरदस्ती मान लो, करने पड़ेंगे साइन। कौन सी बार में, दूसरी बार में। धन पर तो पहली बार में ही करने पड़ेंगे, साधारण पर दूसरी बार। धन पर पहली बार क्यों करवाते हैं, पहले उससे पूछ के पेश करते हैं, फिर क्यों मना करता है। नेक्स्ट पॉइंट टिक करना, पढ़ लो इसको। राष्ट्रपति को किसी विधेयक पर अनुमति देने या नहीं देने के बारे में निर्णय की समय सीमा का अभाव, टिक करो, समय सीमा का अभाव। जैसे राज्यसभा किसी विधेयक को साधारण को कितने महीने रोक पाई थी, 6 महीने। राष्ट्रपति को कुछ कह नहीं सकते आप, आपने फाइल भेजी, राष्ट्रपति साइन ही नहीं करेगा, कहेगा विचार कर रहा हूं, 1 महीना हो गया विचार कर रहा हूं, 1 महीना हो गया विचार कर रहा हूं। कहीं लिखा ही नहीं है कि 6 महीने में वापस कर, क्या पता 5 साल विचार ही करता रह जाए, ऐसा भी हो सकता है, इसलिए बता रहे हैं। समय सीमा का अभाव होने के कारण, अंडरलाइन करो, राष्ट्रपति वीटो पावर का प्रयोग करता है, लेकिन दूसरी बार में उसे क्या करनी पड़ती है फिर, हाँ, किसको दूसरी बार में बाध्य होकर स्वीकृति देनी पड़ी थी, एपीजे अब्दुल कलाम को। ठीक है, वीटो शक्ति तो पहले पढ़ा रखी है, अगले पेज पर आ जाओ। अब आ जाओ इसमें अध्यादेश के ऊपर। जेबी वीटो तक तो पढ़ा हुआ है ना हमने पहले। अध्यादेश, अध्यादेश में एरो कैसे चलता है, नॉर्मल कानून कैसे बनता है, नॉर्मल कानून लोकसभा में 3 स्टेज पारित, फिर राज्यसभा पारित, फिर कहां जाएगा, प्रेसिडेंट ऑफ इंडिया, साइन कर दिए, अखबार में आ जाएगा, आज से नया कानून बन गया और हम पढ़ लेंगे। लेकिन अगर ऐसा करना है तो क्या होना चाहिए, क्या, किस चीज की बैठक, सेशंस, इकट्ठे बैठेंगे तभी तो डिस्कशन होगा। अगर ये ना हो तो फिर सीधे उल्टी एरो, ये ऐसे चला था देखो। अब क्या होगा, प्रेसिडेंट ऑफ इंडिया सीधे कानून बना दिया, लेकिन इस कानून को क्या कहा जाएगा, अध्यादेश, ऑर्डिनेंस, और बाद में एरो कहां जाएगा, लोकसभा, राज्यसभा। कितने दिन मिलेंगे, 42 दिन, बैठक स्टार्ट होने के बाद। पढ़ो, जिस समय संसद का अधिवेशन ना हो रहा हो, बैठक ना हो रही हो, उस समय राष्ट्रपति को अध्यादेश जारी करने का अधिकार प्राप्त है। आर्टिकल 1, 2, 3, 1, 2, 3 बहुत इंपॉर्टेंट है, 1, 4, 3, 1, 2, 3, 78, ये सबको याद रखने हैं। अगला पॉइंट पढ़ो, ये अध्यादेश संसद का अधिवेशन या बैठक शुरू होने के मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस में से 6 सप्ताह बाद तक लागू रहेगा। कितने दिन है ये, 42, लिख लो यहाँ 42। कब से गिनोगे 42 डेज, जब बैठक बैठेगी। एक इमेजिन करते हैं, अब ये मुर्मू जी को ही लगे कि कोई कानून बहुत जरूरी है और पीएम कहें सितंबर में कि कानून बनाना है, तुरंत से बनाते हैं, तो मुर्मू जी अपने यहां से कागज कि भाई अब के बाद भारत में ये होगा, एक नया कानून, इस पे प्रेसिडेंट ऑफ इंडिया के साइन है, और ये लोकसभा राज्यसभा में नहीं पेश कर पाए क्योंकि सितंबर में कोई बैठक ही नहीं होती। अब ये सितंबर में हमें मानना पड़ेगा जनता को, अक्टूबर भी हमें मानना पड़ेगा, नवंबर भी मानना पड़ेगा। नवंबर के एंड में क्या बैठेगी, बैठक, जिस दिन बैठक स्टार्ट हुई, मान लो 20 नवंबर से स्टार्ट हुई, तो 20 नवंबर से एक एक दिन गिनते गिनते कितने दिन तक, 42 दिन। अगर इसको पास नहीं किया गया लोकसभा राज्यसभा में तो फिर ये फ्लॉप हो जाएगा, फिर ये खत्म। अगर पास करवा दिया विदिन 42 डेज तो ये कानून यहां से चल रहा है, चलता चलेगा जब तक खत्म नहीं करेंगे। तो ये 42 दिन कहां से गिनोगे, बैठक बैठने से या कानून बनने से, बैठक बैठने से। ये अध्यादेश के बाद नहीं गिनना, बैठक के बाद गिनना है। अगला पॉइंट देखो, यदि संसद द्वारा अध्यादेश को अधिवेशन शुरू होने की तिथि से 6 सप्ताह के अंदर पारित नहीं किया जाता तो स्वयं ही निष्प्रभावी, टिक कर लो। अगर 42 दिन तक पास नहीं किया तो ये फिर खत्म हो जाएगा ऑटोमेटिकली, 42 डेज के अंदर पास करवाना है। अगले पर आ जाओ, वित्तीय शक्तियां, फाइनेंशियल पावर। क्या पैसों की पावर राष्ट्रपति के हाथ में है, याद करो, पैसों का जो विधेयक था, बिल था, क्या नाम था उसका, मनी बिल। किसकी पहली परमिशन मांगी गई थी,
क्या राष्ट्रपति से बिना पूछे पेश किया जा सकता है? बहस तो बहुत दूर की बात है, पेश ही नहीं कर पाओगे। बजट पेश करवाने की जिम्मेदारी पता है किसकी है? राष्ट्रपति की। ये बजट कौन पेश करवाता है? राष्ट्रपति। करता है वित्त मंत्री, पर इसके पीछे करवाने का जो मेन है वो राष्ट्रपति, क्योंकि ये लिखा हुआ है कि हर मनी बिल पर पहले किसके साइन होंगे? मतलब पहले इसके साइन नहीं, इसकी परमिशन ली जाएगी। इसकी परमिशन के बाद ही क्या किया जाएगा? पेश। फिर बहस होगी, फिर लोकसभा राज्यसभा, फिर वापस आएगा, साइन करेगा। ये बहुत अलर्ट रहता है पैसों के मामले में, क्योंकि इसकी पहले परमिशन मांगी जाती है। पढ़ के देखो। राष्ट्रपति प्रत्येक वित्तीय वर्ष के प्रारंभ में संसद के दोनों सदनों के सामने भारत सरकार, बिल्कुल पीछे टिक कर लो, आय व्यय का विवरण बजट रखवाता है। पेपर में आ जाएगा भारत में बजट रखवाने की जिम्मेदारी किसकी है, तो तुम टिक कराओगे वित्त मंत्री की। बिल्कुल नहीं है, किसकी जिम्मेदारी है? राष्ट्रपति की। कौन सा विधेयक है? ये वाला पैसों वाला विधेयक कौन सा आएगा? मनी बिल। तो आर्टिकल 110 में आएगा ये, फिर बजट आएगा 12 में। चलो पढ़ो इसमें आगे। तो बजट रखवाता है। बजट स्पेशल किसमें लिखा हुआ है? आर्टिकल 112। क्या बजट शब्द है तुम्हारे कॉन्स्टिट्यूशन में? इसमें लिखा है वार्षिक वित्तीय विवरण। अगला पॉइंट टिक करो। धन विधेयक, मनी बिल, आर्टिकल 110 लोकसभा में राष्ट्रपति की पूर्व अनुमति के बाद ही पेश किए जा सकते हैं। तो पहले परमिशन लेनी पड़ती है कौन से बिल्स की? मनी बिल की। अगला पॉइंट टिक करो। राष्ट्रपति को वित्त आयोग का अध्यक्ष, पता है, तुमने सुना है वित्त आयोग क्या होता है? फाइनेंस कमीशन। इसको हिंदी में क्या कह रहे हैं? ये वित्त आयोग। जैसे इस देश में पैसा बहुत कम है या खूब है? पैसा बहुत है। हम गरीब देश नहीं, हम अमीर देश हैं। बहुत पैसा है हमारे पास, खूब सारा पैसा है, लेकिन इस पैसे को किसके हाथ में पहुंचाना है इसका डिवीजन ढंग से नहीं कर रखा। आपके देश में जितनी जनता है और थोड़ा बहुत भी कमाती है, वो क्या पे करती है? कभी ना कभी कोई ना कोई फाइन भी पे करता है। कभी कहीं फाइन, कभी कहीं। रेड लाइट जंप कर दी, हेलमेट नहीं पहना, सीट बेल्ट नहीं लगाई, टिकट नहीं ली, इन सब पे फाइन लगता है ना। ये सब इकट्ठा होकर, ध्यान से सुनो और समझो, तुम्हें ये आता नहीं है, इसको समझ लो देश चलता कैसे है। इन सब का पैसा सरकार की निधि में चला जाता है, ट्रेजर में। अब सरकार के पास दो निधि हैं, एक का नाम है संचित निधि, कंसोलिडेटेड फंड, इसी को इंग्लिश में कहते हैं कंसोलिडेटेड फंड, आर्टिकल 266 में लिखा है। दूसरी निधि का नाम है आकस्मिक निधि। आकस्मिक मतलब अर्जेंट को एकदम से जरूरत पड़ जाए, इस फंड का नाम दिया गया कॉन्टिंजेंसी फंड। कॉन्टिंजेंसी फंड किसी भी सरकारी दफ्तर में भी ना ये दोनों फंड्स होते हैं, हर जगह। तुम्हारे घर में भी हैं ये, जो तुम्हारे घर का हर महीने का खर्चा निकालते हैं ना तुम्हारी मम्मी और पापा, ये इस तरह की निधि होती है। ऐसी निधि बड़ी देश में है तो संचित है। जैसे तुम्हारी फी भरनी है, तुम्हारे घर के बिजली के बिल हैं, फोन के बिल हैं, दूध का खर्चा है, घर का राशन है, ये सब पता होता है कि भाई हमारे घर में 5,000 रुपए इसमें लगेंगे हर महीने के। ऐसे ही देश को पता होता है खर्चा कहां से निकलेगा, इस फंड से निकलेगा। लेकिन कई बार आपदा आ जाती है, असम में बाढ़ आ गई, केदारनाथ में बुरा हाल हो गया था एक बार। अनएक्सपेक्टेड खर्चे भी तो होते हैं, कोई भयानक तूफान आए, 2-3 राज्यों को तहस नहस कर जाए, करोड़ों रुपए की संपत्ति खराब कर जाए। ऐसी दिक्कतों के लिए फंड कहां से निकाला जाता है? कंटिंजेंसी। आकस्मिक का मतलब अचानक से आने वाला खर्चा, और संचित का मतलब हमें पता है ये हमारा खर्चा हमने इकट्ठा कर रखा है। आपके सारे टैक्स का पैसा, फाइन का पैसा, सब चीजें इकट्ठी होकर निधि में जाती हैं, और फिर यहां से पैसा खर्च करने के लिए परमिशन राष्ट्रपति के हाथ में होती है। आप जानते हैं राष्ट्रपति का मतलब यहां क्या होता है? पीएम। राष्ट्रपति दिखावटी है, सारी मर्जी किसकी चलती है? पीएम की। लेकिन क्योंकि राष्ट्रपति पढ़ रहे हैं तो हम ये कहेंगे भाई सारे खर्चे जो हैं राष्ट्रपति की मर्जी से पूछ के, इनकी परमिशन से आगे बढ़ेंगे। तो फंड्स इंपॉर्टेंट होते हैं किसी भी देश के लिए। हमारे देश के दो आर्टिकल कॉन्स्टिट्यूशन के कौन कौन से? 266 और 267। कितनी तरह के फंड्स की बात करते हैं? एक कंसोलिडेटेड संचित, जिसमें खर्चे पता है, और एक अचानक से आने वाले खर्चे किस फंड से निकलेंगे? आकस्मिक निधि से। जल्दी से पढ़ो, अब समझ में आएगा। वित्त आयोग पढ़ रहे थे, अच्छा इसमें से वित्त आयोग भी बता देती हूँ, इसको एक बार और फिर जोड़ लेते हैं। इसी को देखो, दोनों ये समझ में आ गए खर्चे। अब आपके देश में पैसे का बंटवारा बड़ी दिक्कत का काम है, बहुत पैसा है आपके पास, देश अमीर है हमारा। इस पैसे का बंटवारा देश की सरकार चाहती है मेरे पास ज्यादा पैसा हो, लेकिन स्टेट कहते हैं कि भैया हमें भी तो राज्य चलाना है, कुछ पैसा हमें भी दो। दोनों अलग अलग टैक्स इकट्ठे करते हैं, ध्यान से समझ लो, लिखा नहीं है ये, दोनों को अलग अलग टैक्स इकट्ठे करने होते हैं। अब तुम इतने बड़े हो कि तुम इस बात को समझ पाओ, तुम अगर कहीं बाहर किसी रेस्टोरेंट में खाना खाते हो तो जो बिल आता है उस बिल के नीचे ध्यान देना लिखा होता है SGST, देखा है कभी? और एक लिखा होता है CGST। CGST मतलब सेंटर का और S मतलब स्टेट का। कुछ खर्चे होते हैं जो यूनियन, कुछ टैक्स यूनियन अकेली इकट्ठी कर लेती है, कुछ अकेला राज्य कर लेता है, फिर उसमें बंटवारा किया जाता है, कुछ दोनों को करने होते हैं आधे आधे। टैक्स के फॉर्म आपको इकोनॉमिक्स में सर अच्छी तरह पढ़ाएंगे, यहाँ मोटा सा समझ लो करते क्या है ये। अब यूनियन के पास जितना पैसा है, बहुत पैसा है यूनियन के पास, इसका बंटवारा कैसे होगा, कितना यूनियन रखे कितना स्टेट रखे, ये इनको खुद नहीं पता, ये लड़ेंगे झगड़ेंगे। इसके लिए एक कमीशन बनाते हैं ये, जिसको नाम देते हैं फाइनेंस कमीशन, या इसी को आप कहते हैं वित्त आयोग। इसमें एक हेड होता है और 4 अन्य सदस्य। कितने सदस्य हो गए ये? 5। और इसमें जो ये 5 आदमी है ना, ये बहुत पढ़े लिखे ज्ञाता, जिनको इकोनॉमिक्स की, फाइनेंस की, पॉलिसीज की, खर्चे की, हर चीज की समझ होती है, ऐसे लोगों को यहाँ पहुंचाते हैं। और ये ज्यादातर हाईली क्वालिफाइड बड़े रैंक के अधिकारी जो होते हैं ना, वही यहाँ तक पहुंचते हैं। ये 3-4 साल तक आपकी इकोनॉमी को पूरी को एनालाइज करते हैं, और 3-4 साल बाद ये पूरी इकोनॉमी का कामकाज समझ के फिर एक रिपोर्ट बनाते हैं, और ये रिपोर्ट ये राष्ट्रपति को दे देते हैं कि जी हमने ये रिपोर्ट तैयार की है, आने वाले 5 सालों में आप ऐसे पैसे को बांट लेना। ज्यादातर रिपोर्ट क्या कहती है वो सुन लो, 70 और 30 में बंटवारा कर लेना। यूनियन के पास 70% होना चाहिए पैसा, और स्टेट्स में 30% बांट देना। यूनियन के पास इसलिए चाहिए क्योंकि यूनियन का रोल एक माँ बाप का है। किसी भी स्टेट में दिक्कत आती है ना, वो तुरंत कहता है जी मेरे यहाँ मदद कर दो। यूनियन अगर पैसा नहीं रखेगी तो मदद कैसे करेगी? किसी ने सजेस्ट किया 65 और 35 कर लो,
किसी ने कहा 68 और 32 कर लो। ये बदलता रहता है कितने कितने सालों में, 5-5 साल में, क्योंकि सबके रोल अपने 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 हिसाब से होते हैं। अब ये डिसीजन लेने वाले लोग बहुत पढ़े लिखे होते हैं और संविधान में लिखा है कि इस डिसीजन को मानना ना मानना सरकार की मर्जी है, पर 99.9% सरकार को लगता है कि हमें खुद उतनी अकल नहीं है जितनी इन लोगों को अकल है, इसीलिए इनकी बातें मान ली जाती हैं। और ये अब जैसे कमीशन जो बैठा था वो 2020 से रिकमेंडेशन चल रही थी और अब 25 तक चलेंगी एक ही आयोग की, फिर नया बनेगा 22 या 23 में बना देंगे। वो 2-3 साल आपके पूरे इंडिया को देखेगा, पॉलिसीज को समझेगा, फिर वो रिपोर्ट देगा जो 25 से 30 तक चलेगी। तो ये कितने सालों के लिए एक बार आता है, 5 साल। इसमें मेंबर भी कितने रहते हैं, 5। ये सब बहुत पढ़े लिखे और काबिल लोग होते हैं। देखो इस पॉइंट को जल्दी से इसको लास्ट करते हैं। धन विधेयक हो गया, वित्त आयोग अंडरलाइन करो। राष्ट्रपति को वित्त आयोग के अध्यक्ष और सदस्यों की नियुक्ति की शक्ति है। यहां लिखो आर्टिकल 280 फाइनेंस कमीशन के पास लिख लो, वित्त आयोग के पास अनुच्छेद 280 इससे बनता है वित्त आयोग। और लिखना 5 वर्ष, इसकी रिकमेंडेशन 5 साल चलती हैं, 5 ही इसमें मेंबर्स हैं, 5 सदस्य और 5 साल इसकी रिकमेंडेशन चलेंगी। नेक्स्ट पॉइंट टिक करो, भारत की आकस्मिकता निधि। आकस्मिकता कौन सी थी, जो पहले से खर्चे पता है या अनएक्सपेक्टेड है, अचानक के खर्चे, ये टिक कर लो। कंटिजेंसी फंड, इसके ऊपर लिखो आर्टिकल 267, ये राष्ट्रपति से पूछ के इस्तेमाल होगा, पर भी उसका नियंत्रण तो किसके अंडर होता है ये कंटिजेंसी फंड, राष्ट्रपति के पास। पता है इसमें कितने रुपए रखने पड़ते हैं, पहले इसमें सिर्फ 50 करोड़ रुपए रखते थे, अब कहते हैं 50 करोड़ में कुछ नहीं होता, 30,000 करोड़ रुपए हर टाइम इसमें रखने हैं। लिख लो यहां 30,000 करोड़ रुपए राष्ट्रपति के पास कंटिजेंसी फंड में है, कोई भी दिक्कत आते ही इसको इस्तेमाल कर सकते हैं। किसकी परमिशन के बाद, राष्ट्रपति। अब मान लो असम में दिक्कत आई, बाढ़ आई, असम में इन्होंने मदद कर दी 5,000 करोड़ की, तो कितने हजार करोड़ रह गए उसमें, 25,000, 5,000 फिर भर देने हैं, वो 30,000 पे रखना है, जरूरत में निकाले फिर वापस डाल दिए। तो ये हमारा पैसा इस तरह से इस्तेमाल कर लेती है सरकार हमारे कामों के लिए। चलो बाकी बाद में पढ़ेंगे।